इतिहास, विज्ञान और भविष्य सब एक साथ मिलेगा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं इवोल्यूशन। और बेटा इसमें ना अपन ने प्रोटोबायोंट तक का पढ़ लिया है कि प्रोटोबायोंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। चलो देखते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्रोटोबायोंट बना था, जो प्रोटोबायोंट बना वो क्या था। तो देखो, जो प्रोटोबायोंट था ना बेटा, वो था एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। क्या था वो? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस क्लास में। तो देखो इसमें क्या क्या था, एक तो प्रोटीन थी और एक क्या था, पॉलीसेकेराइड। अब देखो प्रोटीन किससे बनी होती है? न्यूक्लिक एसिड से। और पॉलीसेकेराइड फैट से बनी हुई होती है बेटा। किससे बनी होती है? ये फैट से बनी हुई होती है। तो इनका ग्रुप यानी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, तो यानी ये क्या बन गया था, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया था यहाँ पे। तो देखो अब ये दो अलग अलग साइंटिस्ट की अवधारणा थी, तो इन्होंने नाम भी इनका अलग अलग दे दिया। तो देखो ये यहाँ पे देखो, ये ओशियन की बात है बेटा। यहाँ पे किसकी बात है? ये समुद्र की बात है। तो देखो ये समुद्र है पूरा डाइल्यूट। अब इसके अंदर आपने ये क्या डाल दिए? आपने तो क्या डाले बेटा, बने हुए हैं ये, क्योंकि मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या थे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड बने, तो ये डाइल्यूट बन गया था। ये क्या बन गया? डाइल्यूट, क्योंकि इसमें क्या थे, अमाइनो एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड थे। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड पड़े हुए हैं। तो देखो ये कुछ समय के बाद में इन्होंने क्या कर लिया बेटा, एग्रीगेशन करना शुरू कर दिया, यानी पास पास आने लग गए। ये क्या होने लग गए? पास पास आने लग गए। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कोई सेल जो होती है ना, इसके बाहर की तरफ तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर की तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या पड़ा होता है, डीएनए वाला पार्ट पड़ा होता है। ये प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी हुई होती है। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनी है। तो देखो ये इसके चारों तरफ आ गया और ये बीच में एग्रीगेशन कर लेनी, ये प्रोटीन, ऊपर इसके क्या आने लगे, लिपिड, जिनको तुमने क्या कह दिया, कोजरवेट्स कह दिया। ठीक है बेटा, क्या कहा भैया मेरे यहाँ पे, कोजरवेट्स कहा। ये ही आगे जाके क्या बन गए बेटा, प्रोटोबायोंट बन गए। यानी देखो ये क्या थे, लार्ज कोलोइडल ड्रॉप। कोलोइडल मतलब इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन और लिपिड के, यानी पॉलीसेकेराइड के। ठीक है, इसको तुमने कह दिया प्रोटोबायोंट। इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, कुछ लिपिड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, लिपिड की मेम्ब्रेन, अंदर इसमें क्या है, प्रोटीन है। देखो ये क्या थी, नॉन लिविंग था। तो इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने इसका नाम दे दिया अलग अलग। तो अपन ने पहले बता चुके हैं कि कोजरवेट्स तो किसने नाम दिया था, ओपेरिन ने बोला था भाई। कोजरवेट्स किसने बोला था, ओपेरिन ने बोला था। और जो सिडनी फोक्स थे उन्होंने इसको माइक्रोस्फेयर कहा था भाई। क्या कहा था इसने, माइक्रोस्फेयर। तो ये याद रखना है कि कोजरवेट्स तो किसने कहा, ओपेरिन ने, और माइक्रोस्फेयर किसने नाम दिया, सिडनी फोक्स ने। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन थे भाई, यानी इसमें ना कुछ डिवीजन हो पा रहा था। ठीक है, तो प्रोटीन की तो वैसे भी कैटालाइटिक नेचर होती है, जिसका क्या हो जाता है, डिवीजन होता है। यानी कुल मिला के ऐसे बोले कि इसमें ना कुछ सेलुलर डिवीजन टाइप का कुछ हो रहा था। ठीक है, तो देखो इसके बाद में आपका फर्स्ट नॉन सेलुलर, क्या बना, फर्स्ट नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बनी। कब बनी ये, 3 बिलियन ईयर्स अगो, फ्रॉम फॉर्म ऑफ लाइफ। फिर प्रोटोसेल बनी, या फिर इसी को क्या कह रहे हो आप, इयोबायोंट कह रहे हो भाई। क्या कहा आपने इसको, इयोबायोंट। तो कोई आपसे पूछ ले कि प्रोटोबायोंट या फिर इयोबायोंट क्या है, यानी कोई ये क्या था भाई, एक सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर ये स्पेशलाइजेशन थे। ये क्या कर पा रहे थे, सेल्फ रिप्रोडक्टिंग मोलिक्यूल थे ये। ठीक है, रेप्लिकेशन कर पा रहे थे। ठीक है, अब देखो जिवेंट मोलिक्यूल्स यानी बड़े मोलिक्यूल्स थे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, कैप्सुलेटेड था। यानी जैसे ये है तो ये आरएनए डीएनए है मान लो इसके अंदर, लेकिन बाहर क्या था, कैप्सुलेटेड, यानी कवरिंग होती थी भाई। इसमें क्या होती थी, कवरिंग। दे रिप्रोड्यूस्ड, ये मोलिक्यूल क्या कर पा रहे थे, रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आई। तो बेटा ये आपको टाइमलाइन याद रखनी है, 2 बिलियन ईयर्स अगो। बाकी ये टाइमलाइन जो है ये आगे देखने वाले हैं अपन। ठीक है, ये टाइमलाइन तो आगे अपन देखेंगे भी। चलो देखते हैं अभी। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल थी भाई। तो प्रोकैरियोटिक सेल का भाई 2 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर क्या कह सकते हो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। अब बात ये आती है कि इसकी विशेषता क्या क्या थी, कि ये क्या था जो पहली बार जो सेल आई,
उसके स्पेशलाइजेशन क्या थे, वो प्रोकैरियोटिक थी या फिर वो यूकैरियोटिक थी, कि कौन सी सेल थी। देखो ये पहले अपन बातें कर चुके हैं, इसलिए अपन इसको जल्दी से सल्टा रहे हैं भाई फटाफट। तो देखो जो पहली जो सेल आई ना, पहली जो लाइफ आई, लिविंग सेल जो आई थी, वो कीमोऑटोट्रोप्स थी। क्या थी वो? कीमोऑटोट्रोप्स। यानी अपन बात करें कि अपना जो भोजन था ना, अपना भोजन, ठीक है, वो जो केमिकल पड़े हुए थे ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, केमिकल से बनाते थे, केमिकल्स थे, बनाते थे, ठीक है, जो भी। अब केमिकल कौन से थे? वहां पे प्रोटीन पड़ी हुई थी, लिपिड पड़ी हुई थी, न्यूक्लिक एसिड पड़े हुए थे, ये सारी चीजें उनसे अपना फूड बना रहे थे भाई वो, ठीक है। तो देखो दे यूज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट इन सी वाटर, यानी जो आपने सूप तैयार करा था, जो क्या था भाई, वहां पे सूप प्रिपेयर्ड था, उनसे अपना फूड बना रहे थे वो। अब मुझे एक वैसे भी बात बता दो, आप अगर घर में खाना पड़ा है तो क्या तुम बना के खाओगे क्या? देखो आपके सामने दो कंडीशन रखी हुई है, एक तो आपके सामने पूरा सामान रखा हुआ है, यानी रॉ मटेरियल रखा हुआ है हलवा बनाने का, एक साइड में हलवा बना बनाया है, तो आप बना बनाया खाओगे, बना के खाओगे, सीधी सी बात है भाई, बना बनाया खाओगे। तो ऐसे ही आपके सामने केमिकल्स पड़े हुए हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे भाई, बना बनाया खाएंगे ना, ठीक है। तो पहले जो भी आए वो कैसे थे? कीमोऑटोट्रोप्स थे भाई मेरे। कैसे थे वो? कीमोऑटोट्रोप्स, ठीक है। यानी केमिकल से, सॉरी, कीमो हेट्रोट्रोप्स, बना बनाया फूड खा रहे थे। ओटो तो मतलब भाई वो खुद बना रहे हैं, ओटो का मतलब तो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही बना रहे हैं केमिकल को यूज करके। तो इन केमिकल्स को डायरेक्ट क्या कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे, ठीक है। दे यूज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट इन सी वाटर। चलो ये बात ठीक हो गई। अब वहां का फूड कम पड़ने लग गया, वहां का भोजन, यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो पड़ने लगे वहां पे कम। अब क्या करोगे भाई, चलो उन केमिकल्स को यूज करो और उनसे क्या बनाना स्टार्ट कर दो, फूड बनाने स्टार्ट कर दो। तो क्या बन जाएगा? ऑटोट्रोप्स। क्या आ जाएगा भाई? वो कीमो ऑटोट्रोप्स, यानी केमिकल तो है ही, लेकिन उनसे क्या कर रहे हो आप, खुद बना रहे हो फूड, फूड क्या कर रहे हो, खुद फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल हो गए, उनसे क्या निकली, एनर्जी। तो CO2 ये ग्लूकोज बना, मतलब जो भी केमिकल थे उनकी जो एनर्जी थी, फिर उनसे क्या बन गया बेटा, आपका ग्लूकोज बन गया भाई। आपका तो क्या बना, जो पहले सेल थी ना, वो भैया फूड तो चाहिए उनको, तभी तो एनर्जी मिलेगी। दे सिंथेसाइज देयर फूड यूटिलाइजिंग द एनर्जी रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब फिर देखो वहां का ना कुछ केमिकल थे, उनका और कमी होना शुरू हो गई, उनकी कुछ कमी और होना शुरू हो गई। अब फिर से भूखा मरने की नौबत आ गई। तो फिर उन्होंने क्या अपने अंदर एडेप्टेशन करें कि चलो ना, सूर्य का प्रकाश है, उसी को यूज करके क्या बना लेंगे अपन, फूड बना लेंगे। यानी वो कैसे आ गए, फोटो ऑटोट्रोप्स में कन्वर्ट हो गए भाई। कौन से बन गए वो? फोटो ऑटोट्रोप्स। यानी फोटो यानी सनलाइट को यूज करा, लाइट को यूज करा, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रोपस, ट्रोप्स मतलब जो इनका टाइप है फूड का, यूटिलाइजेशन का, ठीक है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट देखो क्या क्या, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। सोलर एनर्जी ट्रैप करने के लिए क्या जरूरत थी आपको, पोरफायरिन रिंग की, है ना, सोलर एनर्जी। देखो ऐसे तो भाई लोग कहीं पे भी सोलर एनर्जी, मान लो यहीं पे है ना, सोलर एनर्जी गिर रही है यहाँ पे, तो इसको ट्रैप तो करना पड़ेगा ना, एनर्जी को रोकना तो पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर तभी तो जाके एनर्जी रिलीज होगी, तभी जाके आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो आपके पास मोलिक्यूल है उनका ब्रेक डाउन करके आप क्या करोगे, फूड बनाओगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, देखो सोलर एनर्जी को यूज करा, CO2 तो थी वहां पे, और उससे क्या बना लिया इन्होंने, ग्लूकोज बना लिया। लेकिन देखो यहाँ पे निकली H2S यूज कर रहे थे वो, है ना, तो ये यहाँ पे सल्फर निकल रहा था, यानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक। अभी भी क्या नहीं निकल रही थी, ऑक्सीजन। देखो आज तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो H2S की जगह H2O यूज करा जाता है भाई, ठीक है। लेकिन पहले क्या करा जाता, एस तो निकलता भी क्या था, एस निकलता था, आज क्या निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो पहले याद ध्यान रखो कि जब पहले फोटोसिंथेसिस होता था, जब फोटोसिंथेसिस होता था ना, तो उस टाइम पे क्या रिलीज नहीं होती थी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी, तो एस सल्फर रिलीज होता था भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे तो ऑक्सीजन क्या था, एक, अगर कहीं किसी को मिल भी जाए तो उसके लिए तो वो
लाइक ए पॉइजन था भाई, है ना, क्या था वो, लाइक ए पॉइजन, यानी उसके लिए फायदेमंद गैस तो बिल्कुल नहीं थी ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस था भाई उस टाइम पे, कैसा था, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो रहा था यहाँ पे। अब देखो बाद में, कई सालों के बाद में, ये जो सोलर एनर्जी है तो इसको तोड़ने के लिए भैया H2O का यूज करने लगे, जो अपने पहले बताया। अभी तो क्या हो रहा था H2S, अब क्या होने लगे H2O, तो क्या रिलीज होने लगा, ऑक्सीजन रिलीज होने लग गया। तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हो गया भाई, ऑक्सीजन क्रांति हो गई। पहली बार क्या रिलीज हुआ है, O2, ठीक है। इससे पहले एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं था, क्यों, क्योंकि H2O की जगह जो भी सेल थी वो क्या यूज कर रही थी, H2S भी यूज कर रही थी। तो ये भैया ऑक्सीजन क्रांति हो गई है ना। सबसे पहले क्या दिखा आपको, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन दिखा O2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन दिखा किसकी फॉर्म में भाई, O2 की फॉर्म में। अब एनवायरमेंट में कैसा चेंजेज आ गए, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, पहले रिड्यूसिंग था। तो याद करो, पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग था। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में थी नहीं भाई, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ न्यू लाइफ, अब इसके बाद में क्या होगी, क्योंकि ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है। अब नई लाइफ का कैसे होगा, तो यहाँ पे देखना अब आगे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ये तो क्या हो गया आपकी कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नॉन लिविंग से लिविंग आई। तो लिविंग जो सेल आई सबसे पहले क्या थे, वो प्रोटोबायोंट थे, है ना, प्रोटोबायोंट नॉन लिविंग में थे, ठीक है। उसको किसी ने कोजरवेट्स कहा और किसी ने उसको माइक्रोस्फेयर कह दिया, ठीक है। उसके बाद में वो लिविंग बना, ठीक है, क्या बना भाई, वो लिविंग सेल आई। तो लिविंग सेल आई तो सबसे पहले क्या थे, वो प्रोकैरियोट थे। अब प्रोकैरियोट भी क्या थे, वो कीमो हेट्रोट्रोप्स थे। अगर उसके न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो वो क्या थे, कीमो ऑटोट्रोप्स, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे थे। क्या बना रहे थे, वो फूड बना रहे थे, डायरेक्ट बना बनाया खा रहे थे, उन्हीं को एक फूड के रूप में यूज कर रहे थे एज ए न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद में कीमो ऑटोट्रोप्स, उनको यूज करके फूड बना रहे थे, पहले वाले डायरेक्ट खा रहे थे, ये बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फोटो ऑटोट्रोप्स, यानी वो एनर्जी को यूज करके, सोलर एनर्जी को, और फूड बना रहे थे। अब लेकिन जो प्रिमिटिव थे पहले वाले, वो क्या कर रहे थे भैया, H2S यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, वो H2S यूज कर रहे थे। बाद वाले क्या यूज करने लगे, H2O। तो पहले जो H2S यूज कर रहे थे वो रिलीज भी क्या कर रहे थे, S। बाद वाले जो जल को यूज कर रहे थे तो वो क्या यूज करने, वो रिलीज क्या करने लग गए, O2। तो जो एनवायरमेंट था वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया भाई। क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग। पहले वाला कैसा था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, कैसा था, रिड्यूसिंग, ओके। चलो अभी देखते हैं अपन, ये क्या हो गया अभी तक का, कि सेल कैसे बनी, सेल कैसे बनी, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। अभी अपन आगे देखते हैं। अब ये तो अभी अपन दोबारा से वहीं पे लौटते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं एक हॉल में और वो कहानियां सुना रहे हैं, यानी अपन लाइक दैट मूवी देख रहे हो ना, ऐसे बातें कर रहे थे। लेकिन ये 3D 5D 4D जितनी वीडियो होती है उतना मान लो अपन आमने सामने बैठे हैं, तब क्रॉस क्वेश्चन कर पा रहे हैं अपन, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी चीज अपने को समझाई कि ऐसे ऐसे सेल बनी, प्रोटोबायोंट बने, फिर ऐसे ऐसे बातें हुई। तो फिर कह रहे हैं कि चलो ये तो ठीक हो गया। आप कोई पूछ रहा है कि भाई आप तो हमें ये बताओ कि एविडेंस क्या है आपके पास से कि इवोल्यूशन हुआ है। आपको क्या बताना है अभी, हमें ये बताओ कि आपके पास प्रूफ क्या है कि इवोल्यूशन हुआ है। आप ये जो कहानियां बता रहे हो हमें कि ऐसे ऐसे सेल का डेवलपमेंट हुआ, 2 बिलियन पहले ये आया, 3 पहले ये था, ठीक है। और ये लोग जो बैठे हैं इन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि किसी दूसरे ग्रह से आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें तो इसका एविडेंस दो भाई, हमें तो पता नहीं कि तुम सच कह रहे हो या फिर झूठ कह रहे हो, ठीक है। तो भाई अब आगे तुम, वो भाई साहब आ गया अभी एविडेंस देने पे, तो ठीक है। तो एविडेंस में कई सारे एविडेंस हैं, ठीक है, जिनके बेस पे अपन क्या कर सकते हैं भाई कि हाँ सच में इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। भाई एविडेंस पे तो मान ही सकते हो, कोई आपको प्रूफ देगा तब तो मान लोगे ना। तो वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए आपको किस क्या देने पे आ गए, प्रूफ देने पे आ गए, एविडेंस देने पे। तो देखो कौन कौन से एविडेंस हैं। एविडेंस ऑफ फेवर, एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन के फेवर में कौन कौन से एविडेंस हैं। तो देखो सबसे पहले हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। तो एक भाई साहब जी कह रहे हैं, जैसे भारत के तो बीरबल साहनी हैं और दुनिया भर के लियोनार्डो डा विंची, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई
पृथ्वी के नीचे अवशेषों के रूप में कुछ ऐसे ऐसे जीव दबे पड़े हैं या फिर उनके प्रिंट वगैरह अपने को मिल रहे हैं, उनको रिमेनिंग पार्ट मिल रहे हैं, जिनसे ये पता लगता है कि वो पहले कभी थे, अब वो किसी दूसरे जीव में कन्वर्ट हो गए हैं या फिर वो विलुप्त हो गए हैं। लेकिन वो चीजें आई कहाँ से, ये भी एक प्रकार का क्या है, एविडेंस है कि इवोल्यूशन तो हुआ है, इवोल्यूशन तो हुआ है। फिर कह रहा है कि यार ऐसे क्या पता भाई, वो तो मान लो हो गए होंगे, समाप्त हो गए, उससे इवोल्यूशन का कैसे पता लगा? तो उससे कह रहा है कि भाई इवोल्यूशन का पता इसलिए लगा कि जैसे, चलो इस पर डिटेल से अभी बात करेंगे अपन, पहले एक बार यहीं पे शुरू कर देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है मोर्फोलॉजिकल, कि जो मोर्फोलॉजी होती है बाहर से देखने में पता लगता है, तो मोर्फोलॉजिकल कि इनके बॉडी में क्या क्या चेंजेज आ गए, तो ये भी क्या है, जैसे मान लो पहले घोड़ा था, वो गधे की हाइट का इतना था, तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उनके जो पैर की जो अंगुलियां हैं उनमें भी कुछ चेंजेज आए, तो ये क्या है, एक इवोल्यूशन है। ह्यूमन है, पहले वो टेट्रापोडा की, जैसे टेट्रापोडा तो खैर अभी भी हैं, लेकिन जैसे चौपाए चलते हैं ना, कैटल चलते हैं, वैसे चलता था, आज वो बाई पैडल लोकोमोशन है, तो ये चेंजेज आए। तो ये भी क्या है भाई, मोर्फोलॉजिकल एविडेंस है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया, और ग्रेजुअली चेंजेस ही एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, इवोल्यूशन है। ठीक है, और एक एनाटॉमिकल एविडेंस, यानी इंटरनल कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी अपन बात करें कि भाई कबूतर में जो पंख होते हैं और अपने हाथ होते हैं, इनकी ओरिजिन एक ही जगह से है, इनकी ओरिजिन क्या है, एक ही जगह से है। तो अगर वो अलग होता और अपन अलग होते, कुछ अगर सिमिलरिटी नहीं होती अपने, कभी अपन कोई पूर्वज अपना एक नहीं होता, तो उनकी ओरिजिन एक ही जगह से क्यों होती, तो ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एविडेंस है, एक प्रकार का क्या हो गया भाई, ये एविडेंस हो गया। चलो ठीक है, इस पे बात करते हैं। एक हो गया एनालोगस ऑर्गन्स, तो इसका मतलब ये हुआ, एनालोगस क्या होते हैं, जिनके ओरिजिन तो अलग अलग होती है, उत्पत्ति तो अलग अलग होती है, लेकिन काम सेम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर लगभग सेम हो गई, लेकिन उनका एक्चुअल में जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो किसी और जगह से हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन का ही पार्ट है। उसके बाद में बताया कि वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के अंदर जो पाए तो जा रहे हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, कभी किसी टाइम पे वो काम करते थे, और सेम किसी दूसरे जो अभी कोई जीव है उनमें वो काम भी कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान देना कि वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं कि जो अब फंक्शनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि घास फूस खाने लग जाएंगे तो अब दोबारा से काम आने लग जाएंगे वो, ठीक है, अभी कोई काम के नहीं है वो, है ना, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। कनेक्टिव लिंक है, यानी कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें कुछ तो पहले वाले जो जीनस या फिर स्पीसीज है उनके कैरेक्टर, और जो नेक्स्ट वाली है उनके दोनों के कैरेक्टर हैं, तो यानी वो कहीं ना कहीं बीच वाली जो वो है स्पीसीज है, स्पीसीज तो क्या बोलेंगे, कोई इंडिविजुअल है जो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, तो कुछ आधे फीचर इसके रह गए, आधे फीचर अगली पीढ़ी के आ गए, तो ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक, ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, इवोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। तो ये भी इवोल्यूशन का क्या होगा, एक प्रकार का एविडेंस हो गया। ठीक है, दूसरा होता है एटाविज्म, यानी ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पहले अपने पूर्वजों में मिलते थे लेकिन अचानक से कभी कभी अपने अंदर भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे डेंस हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, कई कई जंग आदमियों को अपन देखते हैं वो ना चिंपैंजी की तरह पूरी बॉडी पे बाल ही बाल रहते हैं उनके, तो वो क्या है, एक प्रकार का एटाविज्म है। ठीक है, तो एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिस्ट्री, यानी अपन देखें कि जैसे मान लो कोई एक प्रोटीन है, उसको विशेष एन वो अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं, तो अपने अंदर भी सेम वही है, अगर वही प्रोटीन अगर सांप के अंदर बन रही है तो उसमें भी वही एंजाइमों का रिपीटेशन मिलेगा अमाइनो एसिड्स का, तभी जाके वो प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री का भी ही क्या है, एक टाइप का एविडेंस ही है। बायोजेनोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी और टेक्सोनोमी, ये सारे एविडेंस हैं, वो किसको डिनोट कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं कि कभी ना कभी इवोल्यूशन हुआ है, कुछ चीजें विलुप्त हो गई हैं, कुछ चीजें अभी हैं, और कुछ दूसरों में सेम है, कुछ ये सारी चीजें किसको डिनोट कर रही है भाई, इवोल्यूशन को बता रही हैं, उनके पक्ष में प्रूफ दे रहे हैं, एविडेंस है ये। ठीक है, तो आपको उन लोगों ने 9 एविडेंस दिए, अब उनमें से 9 में से
वो सारे एविडेंस को डिटेल बाय डिटेल अपन देखते हैं। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए उन साइंटिस्टों ने कितने एविडेंस दे दिया आपको? 9। तो उनमें से पहला देखते हैं अपन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा भैया? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस यानी जीवाश्म। कौन सा भाई? जीवाश्म। ठीक है, तो जीवाश्म होते क्या है? पहली बात तो ये है, तो देखो जीवाश्म को तुम क्या कह रहे हो? फोसिल्स कह रहे हो। पहले तो ये ध्यान रख लो, जीवाश्म क्या होता है? फोसिल्स होता है, यानी जीव के अस्म है। वैसे देखा जाए तो अगर इसको भी तुम क्या करोगे, काट के देखो, जीव अस्म, ठीक है, इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग पार्ट। अब ये कैसे हो सकता है? देखो हजारों करोड़ों वर्षों पहले कुछ जीव, या हो सकता है कुछ क्लाइमेट चेंजेस आए हों, या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं कि पृथ्वी उथल पुथल हुई, जो भी जैसा भी कुछ हुआ, लेकिन वो पृथ्वी के नीचे दब गए, ठीक है। तो वहां पे हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर, उसकी वजह से वो क्या हो गए, कुछ तो ऑयल में, गैस में, पेट्रोल में, इनमें कन्वर्ट हो गए, यानी वो उससे दब गए, रो बन गए। कुछ क्या ऐसी जगह पे दब गए, ठीक है, यानी उनके ना कुछ या तो प्रिंट मिल गए, या तो उनके क्या मिल गए हैं? प्रिंट मिल गए, या फिर उनके पूरा बॉडी ही ऐसे कैसे मिल गया? जैसे मान लो कोई बर्फ में है, बर्फ में दब गया, तो वहां का टेम्परेचर तो नहीं है, और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो डिकम्पोजिशन भी नहीं कर पाए बॉडी का, तो पूरा ऑर्गेनिज्म भी ऐसा कैसे बच सकता है? जिंदा तो नहीं बचेगा, लेकिन सेब, बॉडी, सारी चीजें, ऑर्गेनिक पार्ट उनका सब चीजें बच जाएगा। तो ये क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। ये क्या होते हैं? जीवाश्म। इनको डिटेल से अपन देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, एविडेंस फ्रॉम फोसिल्स यानी जीवाश्म से कुछ आपको एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, रिकॉर्ड प्राप्त हो रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फोसिल्स, यानी जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर प्लांट्स के अध्ययन कर रहे हो तो बेटा बोटनी है ना, प्लेनो बोटनी। और अगर जूलॉजी, जीवों के जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हो तो पैलियो जूलॉजी, ठीक है, ओके। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी तो कौन है? लियोनार्ड दे विंसी। और भारत की बात करोगे तो बीरबल साहनी, एज फेमस इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट, यानी फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी कौन है? बीरबल साहनी है। देखो व्हाट इज फोसिल्स? फोसिल्स हैं क्या? देखो नाम से लग रहा है फोशा, अगर तोड़ के देखेंगे तो फोशा यानी पिट यानी गड्ढे, ठीक है। इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स ऑल कॉल्ड फोसिल्स, और इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक आर कॉल्ड फोसिल्स। यानी पहले कोई ऑर्गेनिज्म मिलता था और वो कहाँ मिल रहा है? अभी जीवाश रॉक्स में मिल रहा है, चट्टानों के अंदर मिल रहा है, उनके रिमेनिंग पार्ट मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा भाई? फोसिल्स कहलाएगा। पिट्स में मिलेगा तो, ठीक है। देखो रॉक्स, सबसे बड़ी बात ये आती है, कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि ये कौन सी चट्टानों में मिलता है भाई? जो फोसिल्स मिलेंगे वो कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कोई चट्टान है एकदम, ठीक है, अब इसके अंदर ये पूरी सॉलिड चट्टान है कोई, है ना, भयंकर सॉलिड है, मतलब एकदम बिल्कुल। अब इसके अंदर तो कोई जा नहीं सकता, इसके अंदर तो कुछ जा नहीं सकता, इसलिए हो सकता है जीव इसके ऊपर गिर जाए, तो मिट्टी की लेयर 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 बनती जाए, तो फिर वो हाई प्रेशर से चट्टान में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बात अलग है। बाकी ये चट्टान है, इसके अंदर तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो जो लेयर 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 बन रही है ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई, ये मैंने डाल दिया, मान लो कोई लिविंग है, जैसे चलो अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखो जैसे ये यहाँ पे सरफेस है, ये यहाँ पे क्या है? एक सरफेस है, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई एक जीव दब गया भाई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ? एक लेयर और बन गई, फिर ऐसे ऐसे लेयर बनती जा रही है, ऐसे ऐसे लेयर बनती जा रही है, ठीक है। तो अब ये हाई प्रेशर से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गई भाई। ये किस में कन्वर्ट हो गई? अभी ये यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे चट्टानों को अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हो भाई आप इसको। क्या बोलोगे? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको? फोसिल्स आर फाउंड। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? फोसिल्स मिलेंगे, तो इनको क्या बोलोगे? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलोगे। देखो इनमें ये मेटामॉर्फिक वगैरह में ये नहीं मिलते, क्योंकि मेटामॉर्फिक, मान लो ये कोई रॉक है, ये कोई रॉक है भाई, ठीक है, तो इसके अंदर कैसे जाएगा जीव? नहीं जाएगा भाई, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग
भाई बहुत सारा समय गुजरा, उसके बाद में ये ऊपर इसके ऊपर लेयर जमी, तो इस प्रकार की चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे इन चट्टानों में मिलता है। ये क्वेश्चन आता है भाई कि कौन सी चट्टानों में ये मिलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ फॉसिल्स क्या क्या हैं। ठीक है, यानी फॉसिल्स कैसी चट्टानों में मिलते हैं भाई, नहीं सॉरी, कि फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखो, ये पहला है अनअल्टर्ड फॉसिल्स। कौन सा हो गया भाई, अनअल्टर्ड फॉसिल्स। तो देखो ये है जैसे वूली मैमल्स, जो कितने साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे भाई, ये लगभग 25,000 वर्ष पहले ही साइबेरिया वगैरह में ये ऐसे थे। तो ये देखो हाथी के जैसे थे भाई, ये हाथी नहीं है, लेकिन ये कैसे थे, हाथी के जैसे स्ट्रक्चर थे। तो इनकी शेप ये ऐसा मिला है अभी आपको। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, अनअल्टर्ड फॉसिल्स बोलते हैं भाई अपन इसको। यानी ये पूरे के पूरे ऐसा कैसे मिल गए ये सेफ बर्फ वाले इलाके में। एक देखो पेट्रीफाइड फॉसिल्स, तो इस प्रकार के ना मोस्ट कॉमन फॉसिल्स होते हैं, पेट्रिफिकेशन होता है इनमें। तो देखोगे आप इनमें कि ये देखो इनमें कुछ सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना, उनका तो डिकम्पोजिशन हो चुका। जैसे ये आई है, तो इसमें ना आई में देखो आपको गड्ढा दिख रहा है, तो इसका डिकम्पोजिशन हो चुका, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्ट पार्ट था। ये क्या था, सॉफ्ट पार्ट। लेकिन ये वाला पार्ट है, इसका भी ऐसे कैसे है ये वाला पूरा। तो देखो ये पूरा पार्ट ऐसे कैसे दिख रहा है, देखो इसमें टीथ देखोगे, टीथ भी ऐसे कैसे दिख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। यानी इसमें से कुछ जो भी ऑर्गेनिक थे वो एक जगह डिकम्पोज प्रेशर से ऐसे कैसे हो गए, हार्ड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये जो कुछ सॉफ्ट वाले पार्ट थे, इनका डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, जैसे स्नेल, ये क्या थे भाई आपके, स्नेल वगैरह थे। तो इनका ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट रहता है, तो ये ऐसा कैसे बच रहा है इसमें। एक होता है मोल्ड फॉसिल्स, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये कई बार क्या आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। इंप्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मोल्ड फॉसिल्स, तुम तो इसको मॉडल फॉसिल्स मान लो। मोल्ड का मतलब क्या कह सकते हो तुम, मॉडल, यानी सिर्फ उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बच रहा है। जैसे मान लो किसी के दांत है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां पे एक्सटर्नल इंप्रेशन है स्ट्रक्चर का, कि ऐसे उनके दांत हुआ करते थे। एक है कास्ट फॉसिल्स। देखो व्हेन मिनरल्स गेट फिल्ड इन द मोल्ड्स, यानी जैसे अपन बात करें, जैसे ये मान लो किसी का टीथ था, मान लो ऐसे ऐसे क्या थे भाई, किसी के टीथ की स्ट्रक्चर बची है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, इसमें ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये तो क्या हो गया, मॉडल फॉसिल्स हो गया, मोल्ड फॉसिल्स हो गया। अगर इसके अंदर केमिकल फुल भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ भाई, केमिकल भरा हुआ है, मिनरल्स भरे हुए हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, कास्ट फॉसिल्स बोलोगे। उसको क्या बोल दोगे आप, कास्ट फॉसिल्स। एक होता है प्रिंट फॉसिल्स। क्या होता है भाई, प्रिंट फॉसिल्स, यानी मान लो कुछ वर्षों पहले वहां से कोई एक होमोनिड गुजरा हो, और उसके ये पैर का प्रिंट है ऐसे कैसे, उसके ऊपर फिर पेट्रिफिकेशन हो गया। पेट्रिफिकेशन तो क्या मतलब, लेयर बनती गई, अपन कभी खुदाई करी तो ऐसे ऐसे मिल गया। तो ये देखो ये किसकी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आर्कियोप्टेरिक्स की स्ट्रक्चर है। तो उसका प्रिंट है ये, ना कि यहाँ पे कोई मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिंट है उसका, तो उसको प्रिंट फॉसिल्स बोलते हैं। एक होता है कोप्रोलाइट। क्या होता है, कोप्रोलाइट, यानी ये जो फीकल पार्ट होते हैं, अगर वो किसी कारणवश उसका मिनरलाइजेशन हो गया और उसकी स्ट्रक्चर ऐसे कैसे मिली, तो उसका वो मिल गया, उसको क्या बोलेंगे अपन, और कोप्रोलाइट फॉसिल्स। यानी ये इंटेस्टाइनल जो पार्ट है उसका मिलेगा। तो देखो ये सॉलिड, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें मिनरल्स ऐसे कैसे के हैं। ठीक है, तो देखो बात ये आई, अभी अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे मान लो ये है रॉक, अब ये इसकी ये लेयर है भाई, ये पृथ्वी की लेयर मान लो, आप ऐसे जाओ तो नीचे की तरफ जो मिलेंगे ना, वो तो ओल्ड फॉसिल्स मिलेंगे, और ऊपर जो मिलेंगे वो न्यू फॉसिल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ओल्डर रॉक होगी सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स मिलेंगे, न्यूअर रॉक्स होंगे उसमें कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसका मतलब, देखो फॉसिल्स तो ओल्ड यहाँ पे मिले हैं, ऊपर की तरफ कैसे मिले हैं आपको, न्यू मिले हैं। लेकिन देखो
जो इवोल्यूशन चल रहा है ना वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी सबसे पहले सरल जीव बने हैं, फिर उसके बाद में थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। तो नीचे कैसे मिलेंगे, ओल्ड मिलेंगे और सिंपल, ऊपर की तरफ कॉम्प्लेक्स और न्यू, ठीक है, ओके। हाँ तो देख लो, ये भी देख सकते हो आप, सबसे नीचे सिंपल मिल गया, बीच में कनेक्टिंग लिंक मिलेंगे, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स। तो बीच में अपन जो डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ की बात करें तो बीच में तो क्या मिलेंगे, तो बीच वाले मिलेंगे जिसको तुम क्या कह रहे हो, कनेक्टिंग लिंक कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो उनको, कनेक्टिंग लिंक कह रहे हो। तो ये क्या थे भाई, फोसिल्स। तो देखो फोसिल्स प्रोवाइड मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। तो देखो कभी कोई पूछ ले आपसे कि इवोल्यूशन के फेवर में सबसे मोस्ट कॉमन एविडेंस कौन सा है, तो आपका नाम क्या होना चाहिए वहां पे, आपका आंसर इवोल्यूशन। क्या होना चाहिए, इवोल्यूशन। चलो ठीक है, एक है बेटा देखो आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, क्या है आर्कियोप्टेरिक्स, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो देखो आर्कियोप्टेरिक्स, इसमें किस किस के मिल रहे हैं, देखो रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के कुछ फीचर मिलेंगे भाई, किस किस के मिलेंगे, रेप्टाइल और बर्ड्स के। तो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन सी है भाई, आर्कियोप्टेरिक्स। कौन सी है, आर्कियोप्टेरिक्स। और ये डिस्कवर किसके द्वारा, एंड्रीज विग्नर, ठीक है। जर्मनी में बेटा इसके वो मिले थे आपको फॉसिल्स, बावेरिया में। रोग कौन सी थी, जुरासिक पीरियड की थी बेटा, कौन सी थी, जुरासिक पीरियड की। क्वेश्चन तो मेन तो ये आता है कि इसमें रेप्टाइल कैरेक्टर कौन से थे और एवियन कैरेक्टर कौन से थे, यानी एवीज के कैरेक्टर क्या थे और रेप्टाइल के कैरेक्टर क्या थे। देखो पहले एक स्ट्रक्चर देखो आप इसकी, ये है आर्कियोप्टेरिक्स, ये क्या है भाई, ये क्या आर्कियोप्टेरिक्स है ये वाला। तो इसमें देखो, ये देखो बीक, ये इसकी बीक है, इसमें टीथ भी है भाई बीक में, ठीक है, पंख भी हैं और इसमें ना ये, ठीक है। यानी आप सोचो कि किसी के बीक और उसमें दांत हो, कितना डरावना लगेगा वो, है ना। लेकिन देखो सबसे पहला क्या है कि भैया उसमें ना रेप्टाइल में आपको देखो, पहले देखो एवीज में पूंछ छोटी होती है, रेप्टाइल में बड़ी होती है। सांप की पूंछ देखिए ना भाई, सांप की पूंछ बड़ी होती है, और जो क्रोकोडाइल होता है उसकी पूंछ भी बड़ी होती है ना। तो उसमें लॉन्ग टेल मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल मिल रही है ना, लंबी पूंछ मिल रही है। लेकिन देखो पक्षियों का कैरेक्टर क्या मिला, बॉडी कवर्ड बाय फीदर। अब सुनो, बड़ी पूंछ, बॉडी के ऊपर क्या है, फीदर है। देखो एज्यूम करते जाना है इसको कि वो कैसा जीव रहा होगा, ठीक है। बोन वर नॉट न्यूमेटिक, देखो न्यूमेटिक मतलब बांसुरी की जैसी बोन, यानी देखो पक्षियों की जो बोन होती है ना वो न्यूमेटिक होती है। न्यूमेटिक मतलब अंदर से खोखली रहती है, तो खोखली रहेंगी तो उनमें गैस भरेगी, गैस भरेगी तो वो उड़ने में सहायक होंगी भाई। यानी जो पक्षियों की जो बोन होती है वो खोखली होती है, लाइक डेट बांसुरी, है ना, और वो उड़ने में हेल्प कर रही होती है। लेकिन इनकी कैसी थी, नॉट, ठीक है, ओके। जो भाई जबड़ा था उसमें क्या थी भैया, बीक थी, क्या थी, बीक। लेकिन बीक में क्या थे, टीथ। देखो प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम, क्या थी भाई, वीक स्टर्नम थी। तो देखो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें वीक स्टर्नम होती है, तो उसमें भी वीक स्टर्नम थी। फोर लिम्ब और विंग्स, यानी उसमें फोर लिम्ब किस में कन्वर्ट हो रखे थे, विंग्स में कन्वर्ट हो रखे थे। फ्री कोडल वर्टिब्री, ठीक है। द हाइंड लिम्ब वर बिल्ड इन एवियन प्लान, यानी जैसे एवियन का जो प्लान होता है ना बॉडी का, ऐसा था उसमें। टीथ प्रेजेंट इन जोज, यानी जो बीक थी, वैसे जोज की जगह यहाँ पे बीक लिखते तो ज्यादा बेटर है भाई, बीक में, है ना। बीक में क्या थे उनके, टीथ थे, यानी जो में क्या थे, टीथ। तो सोचो आप ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे दांत हो, जैसे मान लो तुम छोटे बच्चे हो और ये आर्कियोप्टेरिक्स आ जाए तो भाई तुम तो डर ही जाओगे ना। एक देखो, एक है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, यानी घोड़े का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब ये क्या बताना चाह रहा है, अपन एविडेंस बता रहे हैं कि घोड़े के, अपन ये जो सारी चीजें बताएंगे उसका पहले ये नाम था फिर ये हुआ, तो कैसे पता लगेगा वो, तो वो एविडेंस देख के पता लगेगा ना।
कि घोड़ा पहले उसके जो फॉसिल्स थे वो छोटे गधे की जैसे स्ट्रक्चर के थे, फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे हुए, तो किस किस में चेंजेस आए। तो देखो एक यहाँ पे टेबल बनाई हुई भाई, एवोल्यूशन ऑफ ए हॉर्स। तो देखो सबसे पहले अपन यहां से देखते हैं कि एक तो ना आपको ये याद रखना है, ये नाम याद रख लेना आप, तो इयोपस, इयो हिपस, ओरोहिपस और इपीहिपस, मीजो हिपस, मियोहिपस और ये मेरी क्यूपस और प्लियोहिपस और इक्वस, ये याद रखने हैं। तो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, देखो पैर वाले पार्ट में किस में चेंजेस आ रहे हैं। देखो इयोहिपस की बात करोगे तो ये 5वीं अंगुली थी, देखो यहाँ पे ये क्या थी, यहाँ पे 5वीं अंगुली थी। लेकिन अगर तुम किसकी बात करोगे, ये ओरोहिपस तो इसका बीच वाला देख लो, और ये इपीहिपस में देखो, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे गायब हो गया है, बिल्कुल क्या हो गया यहाँ पे गायब हो गया है, किसमें मियोहिपस तक जाते जाते, फिर इसके ये वाले पार्ट भी गायब हो गए भाई। और अब जाके देखोगे जो लेटेस्ट वाला है उसमें ये एक ही मिल रहा है, ये पंजा क्या मिल रहा है बेटा, उसमें एक ही पंजा मिल रहा है इक्वस में। तो ये क्या है, एक टाइप का इवोल्यूशन है भाई, एक टाइप का क्या है, इवोल्यूशन है। और इसका देखो ये 100 मीटर से ये स्ट्रक्चर, ये देखो इसकी हाइट, ये देखो हाइट, ये देखो हाइट इसकी, ये काफी बड़ा हो गया है। देखो मॉडर्न क्या है ये, देखो इक्वस, ठीक है, बोन ऑफ 4 फुट, ठीक है। तो ये क्या है भैया, घोड़े के उसमें चेंजेज आएगा, ये इवोल्यूशन हुआ है किसका, हॉर्स का। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं याद रखना है, इसमें आपको एक तो ये याद रखना है कि जो इक्वस है ना, ये किसका है, प्लेस्टोनसीन, ठीक है। बस एक तो मॉडर्न नाम याद रख लेना, और इसमें किस में चेंजेस आ रहे हैं, यानी इसके ये पैर में चेंजेस आ रहे हैं, किस में चेंजेस आ गए भाई, इसके पैर में। अब देखो रॉक की तुम एज कैसे याद करते हो, कि ये जो आपको जीवाश्म प्राप्त हुआ है और जो ये फॉसिल्स प्राप्त हुआ है आपको, इसकी एज क्या रही होगी, इसकी एज क्या रही होगी, कितना फॉसिल्स पुराना है ये। तो उसके लिए ना अपन कार्बन एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं, है ना। और कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है, उसके थ्रू अपन उसको ज्ञात करते हैं, उसको एज का पता लगाते हैं अपन। तो देखो दे कंटेन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से कुछ रेज निकल रही होती है, ये डीजनरेट होता जाता है, ये क्या होता जाता है, डीजनरेट। तो अब ये डीजनरेट, अब अपने को पता होता है कि जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 13 है, उसकी आधा डीजनरेट होने की टाइम क्या है, कि कितने समय में आधा डीजनरेट हो जाएगा, उससे अपन एज पता लगा लेते हैं, है ना। तो देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिग्रेडेशन, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट फिक्स रेट होती है, इससे अपन हाफ लाइफ साइकिल पता लगा लेते हैं, ये नॉन होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं पता लगाया जाता है। एक क्या होती है, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एब्सोल्यूट डेटिंग बोलते हैं बने इसको, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो रेडियो कार्बन मेथड होता है, लीक मेथड होता है, पोटेशियम आर्गन इसमें ये भी होता है, एक होता है ESR मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो इनसे अपन पता लगाया जा सकते हैं, लेकिन अपने तो क्या रहती है नॉर्मली रेडियो कार्बन मेथड होता है, यानी कार्बन डेटिंग, ठीक है इससे। और ये भी इंपॉर्टेंट है आजकल, ये मोस्ट है, ESR से पता लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन, इसका नाम याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। तो ये क्या था अपना, कि इवोल्यूशन में जो फॉसिल्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी ये एक परफेक्ट एविडेंस है। ये क्या है भाई, यहाँ पे एक परफेक्ट एविडेंस है, ठीक है। किसका एविडेंस है ये, कि इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि अपन अभी कहाँ बैठे हैं, अभी भूल मत जाना अपनी कहानी को, कहाँ बैठे हैं अपन, एक प्रॉपर बड़े से हॉल में बैठे हैं, और सब साइंटिस्ट अपने अपने फेवर में क्या दे रहे हैं, अपने अपनी जो थ्योरियां दी उनके फेवर में आपको प्रूफ दे रहे हैं। तो एक पहला प्रूफ क्या दिया उन्होंने, कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, उसकी फॉर्म में क्या, फॉसिल्स, क्या भैया फॉसिल्स। तो फॉसिल्स में आपको क्या क्या बताया, कि एक्चुअल में व्हाट इज फॉसिल्स, फॉसिल्स होते क्या हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फॉसिल्स, यानी फादर ऑफ फॉसिल्स इंडियन, और एक ऑल ओवर फादर्स ऑफ फॉसिल्स। तो ये याद रखना है, एक आपको टाइप ऑफ फॉसिल्स और
उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं ना। और एक जो हॉर्स है, ठीक है, और जो फॉसिल्स हैं कौन से नए होते हैं कौन से ओल्ड होते हैं, और आपको कनेक्टिंग लिंक कहाँ पे मिलेंगी, एक आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप फॉसिल्स की एज का पता कैसे लगा सकते हो कि फॉसिल्स कितना वर्ष पुराना है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग मेथड होता है, लीक मेथड होता है, पोर्टसे-मॉर्गन मेथड होता है, ईएसआर होता है ना, ये सारे मेथड होते हैं। लेटेस्ट मेथड कौन सा है, ईएसआर है भाई, कौन सा है, ईएसआर है, ठीक है। इनसे तुम क्या पता लगा सकते हो कि फॉसिल्स कितना पुराना है जो भी आपको मिला है, वरना अपने को कैसे पता लगे कि कौन सा फॉसिल्स कितना पुराना है ना। तो इसका क्या है कि मेथड है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, दूसरा एविडेंस पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।